अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रेड 11 या क्लास 11 की बायोलॉजी मैंने शुरू कर दी है और चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनेलीज़ के बारे में हमारी डिस्कशन चल रही है। आज हम जो ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आसान है, सिंपल सा है और लेक्चर शॉर्ट भी होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोग अंडरस्टैंड कर ले। सबसे पहला मैंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के हवाले से लिखा है कि इज़ एन ऑर्गेनेली। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये एक ऑर्गेनेली होता है। वैसे भी हमने ऑर्गेनेलीज़ टॉपिक शुरू किया है तो ऑर्गेनेली ही होगा। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि ये ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। एक दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया था पेपर में, लास्ट ईयर बल्कि क्वेश्चन आया है कि राइट डाउन नेम्स ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। किसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होता, किसके अराउंड डबल होता है और किसके अराउंड सिंगल होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है। ये वैसे बुक में नहीं है तो साइड पे आप लोग लिख ले। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। वैसे ये वाला पॉइंट तो सबको पता है, मैंने बोला है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज बने ही नहीं है तो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होते। इसी वजह से मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ ऑलवेज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी इन 1898। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब आप लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स 9th में भी पढ़े तो इस बंदे का नाम होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े तो इस बंदे का नाम होगा, हर कोर्स हर बुक के अंदर ऑलमोस्ट इसका नाम लिखा होता है। तो फिर एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने। कब डिस्कवर किया था? 1898 में। और ये कहाँ का साइंटिस्ट था? इटालियन बायोलॉजिस्ट था। चूँकि सारी बुक्स के अंदर डिस्कस किया है तो फिर ये रट्टा मेरे ख्याल में कि लग जाना चाहिए, हर जगह है, बार बार पढ़ने से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ आल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस या डिक्टायोसोम भी हम इसको नाम देते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ जो नॉर्मली आप लोगों के टीचर्स जो है वो नहीं डिस्कस करते या बुक्स में नॉर्मली नहीं लिखा होता आप लोगों के। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं एक न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स का एक ग्रुप है। तो ये इधर भी हो सकता है, ये आप लोग याद रखेंगे, इधर भी हो सकता है, ये आप लोग याद रखेंगे, इधर भी हो सकता है। मतलब सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। किसी सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा भी हो सकता है, कम क्यों हो सकता है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। आप लोग इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसको ट्रैफिक पुलिस हम क्यों बोलते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को आप लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसके बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये सेल के अंदर क्या करता है, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में बातें कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। बुक में डिस्कस किया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ मेड ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी एंड गोल्जी वेसिकल्स। मैं भी आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा कि न्यूक्लियस के करीब यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे अंदाज में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये जो आप लोग एक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस एक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं, ये वाला। और इसके साथ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, रैंडमली पड़े होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। देयर आर 2 फेसेस ऑफ सिस्टर्नी। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्नी के बारे में बता रहे हैं कि इसके 2 फेसेस हैं। ज़ाहिरी सी बात है कि बिल्कुल आसानी से आप लोग बोल सकते हैं कि इसका ये एक फेस है और इसका ये वाला एक दूसरा फेस है।
वैसे ये फेसेस सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम नाम पढ़ लें, बाकायदा इन दोनों फेसेस में इनका जो मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट होता है, मेम्ब्रेन का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, तो दोनों साइड्स पे काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को ये डिफरेंस पता होना चाहिए। इट्स फॉर्मिंग फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड सिस फेस एंड इज कन्वेक्स। ये वाला जो आप लोगों को फेस नज़र आ रहा है ना, अभी आप लोग डायग्राम में देखेंगे कि ये मुसलसल बनता रहता है, नए नए वेसिकल्स आते रहते हैं और ये बार बार बन रहा होता है, मुसलसल बन रहा होता है, तभी मैंने लिखा है कि ये फॉर्मिंग फेस है। ठीक है, और ये अक्सर न्यूक्लियस के करीब होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है। इस वाले फेस को हम क्या नाम देते हैं? सिस फेस हम इसको नाम देते हैं। और अगर आप लोग डायग्राम देख ले तो ये कन्वेक्स साइड है। ठीक है, इट्स मैच्योरिंग फेस अवे फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रांस फेस एंड इज कनकेव। टेंशन ना ले, मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगा तो याद हो जाएगा। जो साइड यहाँ पर इसका मैच्योर हो रहा होता है, ये मैं सिस्टर्नी बना रहा हूँ, तो इस साइड पे ये मैच्योर हो रहा होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस, जो कि कनकेव होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये ज़रा देख ले। जो आप लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये एक सिस्टर्नी है, ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इसके इस वाले साइड को हम सिस फेस बोलते हैं। वैसे इस डायग्राम के अंदर बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इधर कोई न्यूक्लियस नहीं है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, लेकिन चलो इस वाले साइड को हम सिस फेस बोलते हैं और इसका ये वाला जो साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस बोलते हैं। ठीक है, सिस फेस को आप लोगों ने अभी डिस्कस किया, इसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। यहाँ पर ये बन रहा होता है, तो कैसे? ये देखिए, ये वेसिकल आया है, ये वेसिकल अभी इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इधर अटैच हो जाएगा तो ये लॉन्ग हो जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर आप लोग ट्रांस फेस को देख ले तो इसको मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। मैच्योरिंग फेस में आप लोग देख ले, ये वेसिकल्स यहाँ से स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ से ब्रेक हो रहे हैं, तो इसको हम मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। टेंशन ना ले, जो बुक के अंदर दूसरा डायग्राम बनाए हैं उसमें सारी की सारी डिटेल में समझा देता हूँ। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पेपर के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी, सबसे फ़र्ज और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन आप लोगों ने इंतहाई गौर से समझना है। सो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखते हैं कि ये सेल के अंदर क्या करता होता है। लिखा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर मोस्ट अबंडेंट इन सिक्रीटरी सेल्स या ग्लैंडुलर सेल्स। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्ज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर वो सेल्स जो कि सिक्रीशंस करते हैं, सपोज करते हैं कि अगर किसी सेल्स ने हार्मोन्स बनाने हो, एंजाइम्स बनाने हो, तो उसमें क्या मौजूद होंगे? उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नंबर ज़्यादा होगा। और अगर किसी सेल का सिक्रीशन में रोल नहीं है तो उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो नंबर है वो क्या होगा? वो कम होगा। पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात आप लोग ये डिस्कस करेंगे कि दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड सेल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अभी आप लोग देखेंगे कि यहाँ से चीज़ें आ रही होती है, तो ये देख ले, चीज़ें आ रही है तो ये चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है। पर यहाँ पर इसके इनसाइड चीज़ों के अराउंड कवरिंग बना दिया जाता है, मेम्ब्रेन बना दिया जाता है, तो पैकेजिंग हो रहा होता है। और फिर चीज़ें यहाँ से स्प्लिट होके सेल के अंदर या बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, तो इसका फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो ये चीज़ों को पिक करता है, उसको पैक करता है या चेंज करता है, और फिर सेल के अंदर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये इसका एक फंक्शन हो गया। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये ऑलमोस्ट ऊपर वाली बात को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में। ये सेंटेंस में 4-5 अंदाज में डिस्कस करूँगा, देखना। यहाँ पर आप लोग अभी नोट करेंगे कि प्रोटीन इसके पास आएंगे, ठीक है। वो जो प्रोटीन यहाँ पर आते हैं वो यहाँ मॉडिफाई हो जाएंगे। मॉडिफाई मीन चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब अभी आप लोग डिस्कस करेंगे। कभी उन प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स अटैच होते हैं, कभी उन प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड किया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है
कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। मुझे आप लोग ये बताइए कि अगर प्रोटीन के साथ सपोज करते हैं फॉर वाइल लिपिड अटैच हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन हम इसको नाम देते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा है? मैंने लिखा है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन को बोलते हैं और लाइपोप्रोटीन को बोलते हैं। ये लिपिड्स बना रहा होता है, लिपिड्स को ऐड कर रहा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कर रहा होता है। सो ये वाला जो सेंटेंस है और ये वाला जो सेंटेंस है ये ऑलमोस्ट सेम मतलब है। आगे और भी देख ले, मैंने लिखा है कि ऐड ईदर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन फॉर्मिंग ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन। ऊपर वाली सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि ये प्रोटीन वहाँ इसके पास जो आते हैं उसको क्या करता है? उसको मॉडिफाई करता है, उसके साथ या तो लिपिड्स ऐड कर देगा या कार्बोहाइड्रेट। अगर लिपिड्स ऐड कर दे तो ग्लाइकोलिपिड, अगर प्रोटीन ऐड कर दे तो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। डायग्राम से सब कुछ समझ आ जाएगी। तीसरा भी पॉइंट देख ले आप लोग, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। माइटोसिस आप लोग पढ़ चुके हैं ना? माइटोसिस जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने वहाँ एक स्टेज डिस्कस किया था, उसको हम बोलते थे साइटोकाइनेसिस। याद है? आप लोग बोलते थे कि साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में डिफरेंट होता है और एनिमल्स में डिफरेंट होता है। फिर आप लोग डिस्कस करते थे कि एनिमल्स में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो उसमें क्लीवेज फरो बन जाता है, डिप्रेशन होता है और सेल डिवाइड हो जाता है। प्लांट्स में आप लोग डिस्कस करते थे कि उसमें तो सेल वॉल है, क्लीवेज फरो नहीं बन सकता, तो सेल वॉल बनना शुरू हो जाता है। प्लांट का सेल वॉल जब नया नया बनता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। तो ये आप लोगों को फ़र्ज़ बात पता होनी चाहिए कि माइटोसिस वैसे भी आप लोगों का आगे टॉपिक आएगा। तो सेल वॉल के जो कंटेंट्स है वो कहाँ से आते हैं? वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन हार्मोन्स सिक्रीशन। हार्मोन्स वैसे आप लोग पढ़ेंगे कि राइबोसोम के ऊपर बनते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनते हैं, लेकिन फिर रिलीज़ इधर से हो रहे होते हैं। चूँकि ये हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा होता है तो तभी हम इसको बोलते हैं कि ये सिक्रीटरी सेल्स में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, पर ऑक्सीसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम। ये वाले सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ लिख ले। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि सिक्रीटरी वेजिकल आल्सो एड सरफेस एरिया टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला पॉइंट भी मैं समझाता हूँ। अगर इन केस आप लोगों को अभी तक इस लेक्चर के अंदर एक लफ्ज़ की भी समझ नहीं आई ना, तो ये डायग्राम आप लोग और से सुन ले, 1 मिनट में सब कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है? इस डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट बनाया है ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर लिखा भी है कि ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के करीब आप लोग ये वाला जो देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर के आप लोग याद रखेंगे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर आप लोग रेड कलर के देखें तो ये क्या है? ये राइबोसोम्स है। तो अब आप लोगों ने गौर से सुनना है। ऐसा होता है ना, जो आप लोगों को ये रेड कलर के राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं, जितने भी रेड कलर के राइबोसोम्स हैं, इन राइबोसोम्स के ऊपर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया कि प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। अब जैसे ही इस राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा ना, तो ये जितने भी प्रोटीन्स बन गए होते हैं ये क्या करेंगे? ये चले जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो आप देख ले कि राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन बन गए और ये प्रोटीन आप देख ले कि यहाँ पर RER के अंदर चले जाएंगे। RER की कैविटी, जिसको हमने ल्यूमन नाम दिया था, इसके अंदर आ जाएंगे। सो राइबोसोम से प्रोटीन किधर चले गए? RER की तरफ चले गए। अब वो जो प्रोटीन होते हैं इस RER के ल्यूमन से सीधे आ जाएंगे यहाँ पर SER के ल्यूमन में। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो प्रोटीन आ जाएंगे। ठीक है? अब आप लोग नोट कर ले यहाँ पर कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो जो प्रोटीन है ना,
वो यहाँ पर बड ऑफ कर जाएंगे। बड ऑफ मीन स्प्लिट कर जाएंगे। तो ये देख ले यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्प्लिट कर गया है और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। तो इस स्ट्रक्चर को जो आप लोग ये सर्कल के फॉर्म में देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ये क्या चीज़ है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल है। सो SER से प्रोटीन कहाँ की तरफ चले गए हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेजिकल के पास आ गए हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग इस डायग्राम को गौर से देख ले तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहाँ की तरफ जा रहा है, ये देख ले इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी की तरफ आ रहा है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है तो इसके इस वाले साइड के साथ आके देखिए ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल इस वाले साइड के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो चूंकि ट्रांसपोर्ट वेजिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इस साइड के साथ अटैच हो रहा है तो इस वाले साइड को हम क्या नाम देंगे, फॉर्मिंग फेस नाम देंगे। यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन रहा है या आप लोगों ने डिस्कस किया कि इस वाले फेस को हम सिस फेस नाम देंगे क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इधर ऐड हो रहे हैं। तो ये देख लो मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेजिकल किधर की तरफ ले जाता हूँ, सिस फेस की तरफ लेके जाता हूँ। अब आप लोग देख ले ये जो राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन बने थे वो तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से बने हैं, अमाइनो एसिड से। उसके पास तो कुछ नहीं होगा ना। तो जब ये प्रोटीन यहाँ इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मेम्ब्रेन में आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एंजाइम्स मौजूद होते हैं तो इन प्रोटीन के साथ या तो लिपिड्स को अटैच कर दिया जाता है या आप बोलो कार्बोहाइड्रेट्स को इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। तो अगर लिपिड्स अटैच हो उन प्रोटीन से बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। और अगर इन केस यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अटैच हो तो फिर क्या बन जाएगा, फिर वो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और प्रोटीन मॉडिफाई होते होते आप लोग देख ले कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से इस वाले साइड पे ये देख लो स्प्लिट कर जाएंगे। ये वाला देख लो इधर से क्या कर जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। तो ये देख लो फिर से ये क्या हो गए हैं, स्प्लिट कर गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल। तो ये देखिए यहाँ पर सिस फेस में आ गए, सिस फेस में सिस्टर्नी के अंदर ये देख लो इधर मूवमेंट कर रहे हैं और जो अपोजिट फेस है इस वाले फेस को हम ट्रांस फेस बोलते हैं, जिसको आप लोग मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। मैच्योरिंग फेस से वो प्रोटीन क्या कर गए हैं, स्प्लिट कर गए हैं, ब्रेक कर गए हैं। आप लोग इसको मैच्योरिंग फेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन आ रहे हैं, वेजिकल ऐड हो रहे हैं और यहाँ से वेजिकल क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। अब ये जो यहाँ राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन बने हैं, क्वेश्चन ये है कि ये क्या है। सपोज करते हैं फॉर वाइल कि ये प्रोटीन अगर इनकेस हार्मोन्स हो तो ये देख ले यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे और रिलीज हो जाएंगे बाहर की तरफ, क्योंकि हार्मोन्स ने हमेशा बाहर रिलीज होना होता है। लेकिन देयर आर चांसेस कि ये जो यहाँ पर प्रोटीन बने हैं ये लाइसोसोम के एंजाइम्स हो। तो जब ये वेजिकल इधर से स्प्लिट कर जाएगा, इस वेजिकल को हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। तो आप देख ले प्राइमरी लाइसोसोम किधर से बन रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। चांसेस है कि ये एंजाइम्स यहाँ पर जो रिलीज हो रहे हैं ये पेरोक्सिसोम के एंजाइम्स हो, तो यहाँ पर सेल के अंदर पेरोक्सिसोम होगा। चांसेस है कि ग्लाइऑक्सिसोम के एंजाइम्स हो, ग्लाइऑक्सिसोम होगा। ठीक है, और अगर लास्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख लेना तो यहाँ पर डिस्कस किया है कि सिक्रीटरी वेजिकल आल्सो एट सरफेस एरिया टू द मेम्ब्रेन। ये देखिए ये आप लोगों को सिक्रीटरी वेजिकल नज़र आ रहा है ना, ये देखिए ये वाला, ये कहाँ जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन के साथ ऐड हो रहा है। नहीं, तो जब सेल मेम्ब्रेन के साथ ऐड हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन सेल के पास आ रहा है, एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। और एक्सोसाइटोसिस में हमेशा सेल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा क्या हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है। सो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी, चूँकि मैं ऑलमोस्ट एग्जैक्टली बुक वाले कंटेंट्स फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल कंटेंट्स ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बाकी अगर मसला है तो मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख लें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।